किसान भाई लगातार दिनहीन होते जा रहे हैं और हमारे किसान भाई के साथ साथ हमारे मजदूर किसान दोनों बिहार के छोड़कर दूसरे राज्य भारत के अन्य राज्यों में रोटी के लिए, मकान के लिए और अपने बाल बच्चों के सुखद भविष्य के लिए एड़ी चोटी देख कर काम करते हैं, लात जूता भी खाते हैं, कहीं कहीं तो हत्याओं का दौर भी चलता है। ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है मेरे भाई? गांव का किसान ही सरकार का निर्माण करता है, लेकिन गांव का हाल तंगहाल रहता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे सोचना, समझना और बूझने वाला जो जाति होता है, जिसे कहते हैं बुद्धिजीवी जाति। आज बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बुद्धिजीवी जाति के जो लोग हैं, जिसमें बड़े बड़े विद्वान हैं, वो जातियों में बटे हुए हैं, वह धर्म में बटे हुए हैं। उनका व्याख्यान धर्म के लिए जाता है, उनका व्याख्यान जाति के लिए जाता है, उनका व्याख्यान गरीबों और किसानों मजलूमों के लिए नहीं जाता है। आज बहुत बड़ी विडंबना है कि देश की अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा धन, ज्यादा से ज्यादा रुपया किसके लिए खर्च होता है? कोई मापदंड है तो किस पर मापदंड काम आता है? तो वह है 15% लोग। 75% लोगों के लिए आज तक कोई काम ही नहीं होता। आपके लिए 2-4 रोटियां छोड़ दी जाती हैं और उस रोटियों के लिए लोग आपस में उलझते हैं। जब चुनाव जब आता है तो आपको लड़ा दिया जाता है, झगड़ा दिया जाता है कि लालू प्रसाद यादव देखिए आपके नेता हैं, नीतीश कुमार जी आपके नेता हैं, और ये सारे नेता 20-20 साल 15-15 साल से राज्य करते हैं, ऐसे करते हैं, और 20 साल से इस लोकतंत्र में मुश्किल से 5% लोग नए आते हैं और 85% लोग वही जमींदार के रूप में भारत की सत्ता में, राज्य की सत्ता में राज्य करते हैं। आज अगर लोग राज्य में देखेंगे तो स्थितियां क्या है? आज स्थितियां ये है कि जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, हर जगह उनका स्कूल और कॉलेज खुला हुआ है, हर जगह उनका बड़ा बिजनेस अर्थात व्यापार प्रतिष्ठान खुला हुआ है। पहले तो भी जमींदारों के ऐसे ही रूप हुआ करते थे, ऐसा ही स्वरूप हुआ करते थे। अब बताओ कि सरकारी अस्पताल में आपका शुद्ध बुद्ध लेने वाला कौन होगा? जब ये अस्पताल निजी अस्पताल इन विधायकों के हैं तो उनके अस्पताल में लाभ नहीं होगा, और लाभ के लिए वो बिजनेस नहीं करेंगे, और जब वो बिजनेस करेंगे तो सरकारी अस्पताल में क्यों जाएंगे? आपके हालात को देखने के लिए, आपके हालात को सुधारने के लिए वो क्यों जाएंगे? तो आपको अपने चश्मे से ये देखना होगा कि ये चीजें क्या हो रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र विश्व का अर्थात यूरोपियन राष्ट्रों का रहा कि भारत में जो जाति प्रथा है वह कुव्यवस्था है, वह घृणा की व्यवस्था है, और वह घृणा की व्यवस्था पैदा करके यहाँ उच्च वर्गों में बांट करके हमारे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों को शहरों में पहुंचा दिया गया, और हमारे खेतों पर बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित, सड़कों का संजाल बिछा दिया गया। ठीक है, और आप देखेंगे पटना ऐसे शहर जो है, वहाँ का मूल आबादी अपना जमीन बेच कर 1-2 पुश्त तो खा सकता है, लेकिन 3 पुश्तों के बाद उसको भीख मांगने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और वही व्यवस्था इस सड़कों के संजाल से गांव तक बन रही है। जहां जहां सड़कें जा रही है, सारी जमीनें आपकी बिक रही है। आपका 1 पुश्त, 2 पुश्त, 3 पुश्त खाएगा, 4था पुश्त भीख मांगेगा। और जो 15% लोग जो पटना शहर हो या मुजफ्फरपुर शहर हो या वैशाली शहर हो, इस तमाम शहरों में वो 15% राज करेंगे, और आपका जमीन जब छिन जाएगा तो आप उनके यहाँ मजदूर करोगे, और अगर जो समय
समय से काम नहीं किया, ढंग से काम नहीं किया तो लात जूता खाओगे। आज लात जूता बंगाल में खाता है लोग, लात जूता बम्बई में लोग खाते हैं। कल आप बिहार के हर शहरों में लात जूता खाने के लिए आप तैयार रहिए। ये व्यवस्था अंग्रेजों की है और हमारी व्यवस्था जो गांव में थे, जिसमें 5 जाति 10 जाति का समाज था, कोई हल बनाता था, कोई लोहा का काम करता था, हथियार बनाने वाला भी हम थे। आज हथियार के लिए अमेरिका और रूस में गाना गाता है लोग, हमारा देश का प्रधानमंत्री या हमारा देश का शासक। और पहले के जमाने में मेरा गांव-गांव में हथियार बनता था, गांव-गांव में औजार बनता था, गांव-गांव में पशुपालक थे। आज जातों को कहा गया तुम भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले। आज बड़े बड़े डेयरी हैं और बड़े बड़े उद्योगपति उस पर राज करते हैं। बताओ तुम्हारे धंधों के साथ तुम्हारे साथ अन्याय किया तुम्हारे नेताओं ने और अपना राज किया और बड़े बड़े मॉल अपने उसने सजाया। लेकिन तुम्हारे सब जातियों की स्थितियां क्या है? बदहाल है, बदहाल है। उसी तरह से मजदूरों को किसानों से लड़ाया गया। जब स्थिति ये थी, मजदूर गांव में काम करता था, वह भी अच्छा से भोजन करता था। कम से कम माँ बाप, माँ बेटे का संबंध, बेटे बाप का संबंध, ये था किसान और मजदूरों के बीच में। उन्हें झड़ाया गया, लड़ाया गया। आज वो दूर जाते हैं, ट्रेन में मार खाते हैं, ईंट भट्टों पे मार खाते हैं, फैक्ट्रियों में मार खाते हैं, मजलूमों की तरह जिंदगी जीते हैं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था, क्या भारत में किसान आधारित अर्थव्यवस्था हो सकती थी कि नहीं? आज इस देश का देखो नकारापन। एक बार कहा गया यूरिया का प्रयोग करो, फॉस्फेट का प्रयोग करो, जिंक का प्रयोग करो, और आज कहा जा रहा है जैविक खेती की तरफ चलो। कहाँ चलो? जैविक खेती की तरफ। आखिर में बताना चाहिए भारत सरकार को, या तो उस समय पागल था या तो आज वह पागल है। तो ऐसी सरकारें जो विदेशी अर्थव्यवस्था पर चल रही है, जिसमें अमेरिका, यूरोप हमारी अर्थव्यवस्था से राज कर रहा है। आज गरीबी में हम लोग रोते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक टूथपेस्ट भी यदि तुम खरीदते हो, एक पिन भी यदि तुम खरीदते हो, एक आधार और पैन कार्ड भी खरीदते हो, वह आधार कार्ड, पैन कार्ड का जो तो आपका डाटा है, वह डाटा भी भारत सरकार रखने की क्षमता उसके पास नहीं है। वह भी उसके पास मशीनरियां नहीं है, वह भी अमेरिका और यूरोप के पास मशीनरियां है। अब बताओ, जब टूथपेस्ट और पिन जैसी चीजें और आधार कार्ड जैसी चीजें, यह सब की सब विदेश से जब बनती है, तो एक सारा का सारा सामान, जूता चप्पल जो खरीदते हो, लगभग विदेश से बनती है। तो 85 साल 75 साल आजादी के हो गए, इतनी तमाम सरकारें अपना घर नहीं भरी, तो क्या आपके लिए वो काम की? यदि वो आपके लिए काम करते तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति आज समुन्नत रहती। आज जरूरत है कि हम उन स्थितियों को समझें, हम उन षड्यंत्रों को समझें। और ये तथाकथित जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, वह लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी है? वह लोकतंत्र की व्यवस्था, ये तमाम जो सरकारें काम कर रही है, उसकी पाप भरने के लिए, उसका पाप को दबाने के लिए है। कहिए कैसे? तो मैं उसका जवाब देता हूँ। नीतीश कुमार की सरकार में आपने सुना होगा, सचिवालय 24 घंटा 48 घंटा नहीं, 2-2 महीना दिन रात खुला रहा, और ये कच्चा बिल पक्का बिल दोनों को जोड़ने के लिए और उसको मिलाने के लिए, गलत को सही, सही को गलत करने के लिए, और इस घोटाले को दबाने के लिए उस समय की सरकार, नीतीश सरकार ने कांग्रेस से समझौता करके प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने में सहयोग किया, और वह पाप जब गया। बिहार में कुछ ही दिन पहले 1-2 साल हुआ, पटना में जो आप देखते होंगे इनकम टैक्स गोलंबर के आगे विश्वेश्वरैया भवन में 3-4 दिन तक आग जलता रह गया, सारी फाइलें जलती रह गई, और वह भी घोटाला दब गया। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के साथ नीतीश सरकार की जुगलबंदी थी। तो ये पाप दबाने के लिए तो एक तमाम
पाप दबते हैं। आज राष्ट्रवादी सरकार, जिसे हम कहते हैं भाजपा की सरकार, आज देखें कि भाजपा की सरकार धर्म की लड़ाई को लड़ती है तो जाति की लड़ाई को लड़ती है। मैं कहता हूं, यदि वह सच्चे सनातनवादी थे, यदि वह सच्चे राष्ट्रवादी थे, तो एक उदाहरण के तौर पर राम मंदिर के निर्माण में यदि 10 रुपया खर्चा था, इनको 200 रुपया मिला, चंदा में 200 रुपया मिला। यदि असली सनातनवादी रहते तो मैं कहता था ठीक है, मुस्लिमों को तुम छोड़ दो, लेकिन प्रत्येक हिंदू घर में एक लड़का संयुक्त परिवार का जो कोई रहता, उसका पूरा पढ़ाई का खर्च यदि उस चंदे से हो जाता तो मैं मानता कि ये सनातन की सरकार थी। ये न सनातन की सरकार है, न ये मुस्लिमों की सरकार है, ये सिर्फ अपनी सरकार है, इन अपनी गैंग की सरकार है। भारत में जितने भी राजनीतिक दल है वह गैंग है, चोरों, डकैतों, विद्वानों सब एक दूसरे के मिले हुए ऐसे गैंग हैं जो भारत की जनता का खून चूसते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक नई ट्रेन आई है, वंदे भारत, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन जब चलती है तो समान ट्रेन जिसमें गरीब, जिसमें मजलूम, जिसमें कम पैसे देने वाले लोग बैठते हैं, उनकी ट्रेन को रोक दी जाती है प्रेम से, और वंदे भारत को आगे बढ़ा दिया जाता है। क्या मैं पूछना चाहता हूं ऐसे निकम्मे सरकार से, क्या वोट देने वाला सिर्फ 15% लोग थे या 85% लोगों ने भी तुम्हें वोट दिया था? फिर ऐसी काम और ऐसा गलत काम क्यों करते? आपने देखा था कोरोना बीमारी आई, खरबों खरब का पैसा डकार गई ऐसी सरकारों ने, काफी चंदा मिला, और ये भारत का पहला प्रधानमंत्री था नरेंद्र मोदी, जिसने प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा पैसा लिया। उस पैसा का उसने क्या किया? क्या उसने कोई हिसाब दिया भारत की जनता को? नहीं। तो ये खरबों खरब लूटने वाला लोग, ये आपका हमदर्द नहीं हो सकता, ये किसी का हमदर्द नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा भली भांति रूप से कि आपको अगड़े और पिछड़ों में लाया गया। आज कहा जाता है कि नौकरी पर कितना खर्च है? 1991 की जनगणना के अनुसार करीब 4.25 करोड़ भारत में नौकरियां थी मेरे भाइयों। 2007 की जनगणना के अनुसार वह नौकरियां घट करके 1 करोड़ 75 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां आ गई। अब बताइए मेरे भाइयों, भारत की आबादी अरबों से पार कर गई, 1.5 अरब के आसपास है। अब जब 1.5 अरब के पास आसपास आबादी है तो आपने सुना होगा यही मोदी सरकार ने जो बैंक बोर्ड था, उस बैंक बोर्ड को इसने भंग कर दिया। रेलवे बोर्ड था, उसको इसने भंग कर दिया। योजना आयोग था, उसको इसने भंग कर दिया। और कौन सा आयोग लाया है विकास के लिए? कौन सा एक काम किया है जो आज तक किसी को कुछ पता चलता नहीं। हम कहते हैं जब आबादी बढ़ेगी तो बैंक बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ना चाहिए था ना। फिर बैंकों का मर्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि विदेशी बैंक इनके यहाँ लाना है जो इनको अरबों खरब रुपया का घूस देगा और भारत की जनता पर राज करेंगे, झूठा प्रचार करके, आपको डराकर, आपको धमकाकर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर करके इनको केवल भोगना है। आज राष्ट्रवादी सरकार में आपको पता होगा अजीत डोभाल, उनका बेटा कहाँ का नागरिकता है? अमेरिका का। एस जयशंकर, उनका बेटा कहाँ का नागरिकता है? अमेरिका का। हमें बताइए कैसे राष्ट्रवाद, कैसा राष्ट्रवाद? आपका बेटा अमेरिका का है, नागरिकता ले रखा है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, तुम भारत की बात कैसे करोगे? आम जनता जो चुनाव में वोट देती है तो अपने सांसदों को, लेकिन वह जीता हुआ सांसद जो है मंत्री नहीं बनता है, कोई आईएएस बनता है। आप ये बताइए, पेशेवर जो लोग हैं, जो पेशा करता आया है, वह समाज सेवा कैसे करेगा? और जो समाज सेवा कर रहा है वह ऐसा आता है जाति पाति के कारण, जो रंगा लफंगा लुचंगा, आपको पता ही होगा संसद में कुर्ता पैजामा फाड़ा जाता है,
धोती कुर्ता किया जाता है। जहाँ देश की जनता का सवाल है, जहाँ देश की जनता के हित के लिए कानून बनेंगे, वहाँ मारपीट होगा। गांव में भी मारपीट होता है, तो एक कायदा होता था, लोगों को बढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, बुझाया जाता था, लेकिन वहाँ कोई बुझने वाला नहीं होता। दोनों तरफ से फटम फटी होती है। और तो और ये बिहार की धरती बाबू साहब, ये वैशाली की धरती है, जहाँ महात्मा बुद्ध नृत्यांगना के पास जाते हैं और बड़े बड़े हस्तियां नृत्यांगना के पास जाता है, और वह नृत्यांगना का डांस देखता है तो वह कहता है, वह सोचता है कि मैं कुछ ऐसा ना करूं कि मौलिक रूप से जो नृत्य कर रही है उसका नृत्य प्रभावित। सोचिए, और आज की कैसी नृत्यांगना है कि घर घर नृत्यांगना तैयार कर दिया गया है। बताए, क्या ये भारत का समाज है? क्या ये हमारी संस्कृति है? ये भारत की सनातनी सरकार कहलाता है। न तो ये समाज की सुरक्षा कर पाता है, न तो संस्कार की सुरक्षा कर पाता है, न आपके रोजगार की सुरक्षा कर पाता है, न आपके भाईचारा की सुरक्षा कर पाता है। तो भला बताइए कि आपका विकास कैसे हो? आज भारत का हर गांव, भारत का हर क्षेत्र कोई न कोई प्रसिद्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर है तो लीची के लिए प्रसिद्ध है, कोई क्षेत्र है मखाना के लिए प्रसिद्ध है, कोई क्षेत्र है आम के लिए प्रसिद्ध है। यदि उस क्षेत्र में उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता और उसके उत्पादकता के आधार पर यदि किसानों की सामूहिक सहकारिता के आधार पर फैक्ट्रियां लगाई जाती, तो बताइए उन सारे उत्पादों को हम विश्व में बेचकर एक संपन्न राष्ट्र और फिर से सोने की चिड़िया होती, हजारों लोग यहाँ पर राजा होते। लेकिन यह जो अर्थव्यवस्था चल रही है, इसमें 15% लोग मात्र राजा हैं, बाकी 85% लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन सारे हकूक़ों को समझना होगा और इस पर गहरे मंथन की आवश्यकता है। और थोड़े से औपचारिक भाषणों में हम इसको पिरो पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसमें लगातार आपके हर समस्या पर बेरोबार चिंतन करने की आवश्यकता है, तभी आपके मूलभूत समस्याओं को समझ में आ पाएगी और आपका असली दुश्मन जो है उसको आपके समक्ष लाने में हम लोग कामयाब होंगे।